नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 अर्थात कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक। इसमें हम प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद की भावना आई और वहाँ किस प्रकार राजतंत्र की समाप्ति हुई। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार की। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें अवश्य देखिए। इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस पाठ की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इससे पुरानी वीडियो में हमने चर्चा की थी कि 1879 में फ्रांसीसी क्रांति में लुईस 16 का राजतंत्र समाप्त हुआ था। तो लुईस 16 के बारे में आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति पाठ में कि किस प्रकार लुईस 16 के राज में फ्रांस के लोग खुश नहीं थे, उन पर बहुत अधिक कर था एवं जीवन उनके लिए कठिन था। इसीलिए फ्रांस के लोगों ने स्वयं को एकत्रित किया और लुईस 16 का राज समाप्त करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने क्रांति की। जब क्रांति ने लुईस 16 का राज समाप्त कर दिया, तब फ्रांसीसी तिरंगे को भी बदला गया। अर्थात उस समय जो फ्रांस का राज ध्वज था, जो एक सफ़ेद रंग का ध्वज था, उसको बदल दिया गया और एक तिरंगा फहराया गया, जो प्रजातंत्र की निशानी बनी। चुनाव सक्रिय नागरिक समूह द्वारा होने लगा। तो पहले वंशवाद होता था, एक राजा बना, उसका पुत्र राजा, उसका पुत्र राजा, उसका पुत्र राजा, इस प्रकार एक ही वंश के लोग राजा बनते आते थे। परंतु अब निश्चित हुआ कि चुनाव नागरिक समूहों द्वारा किया जाएगा। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। यदि आप फ्रांस के ही नागरिक हैं तो फ्रांस में एक जगह से दूसरी जगह सामान के आयात या निर्यात के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऐसा कदम क्रांति ने उठाया और पूरे फ्रांस में मापन की समान व्यवस्था बनाई गई। तो आप देख सकते हैं ये जो कुछ सुधार किए गए, ये ऐसे सुधार किए गए ताकि फ्रांस में सभी लोग एक दूसरे को पहचान सकें। आपने अर्नेस्ट रेनन की राष्ट्र की परिभाषा अगर पढ़ी होगी, इससे पहले से भी पहली वीडियो में उस परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो उस परिभाषा में यह था कि वे सभी लोग एक राष्ट्र बनते हैं जो अपने आप में समानता देखें, अपने अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के लक्ष्य में समानता देखें। इसीलिए एक राष्ट्र के निर्माण के लिए क्रांति के बाद जो प्रजातंत्र आया, उसने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांस के सभी लोग एक साथ आपस में समानता देख सकें। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय बोलियों का दमन कर पेरिस जैसी फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। तो ऐसे कुछ बदलाव हैं, जो अंतर होते हैं एक ही देश में अलग अलग जगह, उन अंतरों को मिटाया गया और उन्हें एक ही साथ लाया गया, जिसके लिए एक ही समान भाषा की आवश्यकता थी। तो पेरिस शहर में जैसी फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, उसी फ्रेंच भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त फ्रांस ने यह घोषणा भी की कि वह यूरोप के अन्य लोगों को भी राजतंत्र से मुक्त कराएगा। तो 1879 के समय में पूरे यूरोप में ही राजतंत्र था, अलग अलग जगह अलग अलग राजा थे। तो जब फ्रांस के लोगों ने अपने यहाँ से राजतंत्र समाप्त कर प्रजातंत्र को जन्म दिया, तो उन्होंने यह भी निश्चित किया कि फ्रांस के लोग यूरोप के अन्य लोगों को भी इस राजतंत्र से मुक्त करेंगे और वहाँ भी प्रजातंत्र लाएंगे। तो हमने ये फ्रांस की क्रांति के बारे में यह पढ़ा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नेपोलियन का समय आया। नेपोलियन फ्रांस का एक महान राजा था। शुरुआत में नेपोलियन फ्रांस की मिलिट्री में काम करने वाला था, एक सैनिक ही था, जो धीरे धीरे पद में काफ़ी ऊपर गया और अंततः पूरी सेना का नेतृत्व भी करने लगा।
जब नेपोलियन इजिप्ट में था उस समय फ्रांस ने कई युद्ध हारे भी थे, जिसके बाद नेपोलियन वापस आया और उसके बाद उसने पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। तो नेपोलियन था तो फ्रांस का और उसने कई अलग अलग क्षेत्र जीते थे, तो उसके पास जितना भी बड़ा विशाल क्षेत्र उसके अंदर आया उसने वहां पर फ्रांस में जैसे सुधार हुए वैसे ही सुधार आरंभ किए। परंतु उसने क्या किया, पहले क्या था, फ्रांस में प्रजातंत्र आया और ये राजतंत्र को हटा दिया गया, कोई राजा नहीं था, राज पूरा प्रजा का था। परंतु जब नेपोलियन आया तो उसने फ्रांस में राजतंत्र वापस ला दिया और वहाँ के प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया और इस प्रकार नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। तो उसने क्या किया, भले उसने क्या किया, प्रजातंत्र को नष्ट कर कर राजतंत्र वापस ला दिया। नेपोलियन ने जो नया प्रजातंत्र बना था जिसके लिए क्रांति की गई वह राज ही समाप्त करके फिर से राजतंत्र ला दिया। परंतु उसके बाद भी उसने प्रशासन के क्षेत्र में अपने क्रांतिकारी सिद्धांत लाए जिससे क्या हो, पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत हो सके और अधिक कुशल बन सके। उसने वो चीज़ें हटा दी जो लोगों को परेशान करती थीं। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। तो 1804 की जो नेपोलियन की संहिता थी उसने जन्म के आधार पर जितने भी विशेष अधिकार मिलते थे वे सभी समाप्त कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। तो नेपोलियन की जो संहिता आई थी उसने पुराने राजतंत्र की तरह विशेषाधिकार नहीं रखे और कानून के समान सभी को एक बराबर रखा। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो फ्रांस में तो नेपोलियन की संहिता चली ही, साथ में नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया था जिसमें बेल्जियम जैसे देश शामिल थे, उनमें भी यही संहिता लागू की गई। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो फ्रांस तो था, उसके साथ साथ उसके पास क्या था, डच गणतंत्र भी नेपोलियन के पास था। स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ये देश भी नेपोलियन के ही अंदर आते थे, उसी के साम्राज्य में थे। तो इन देशों में भी उसने अपनी यही संहिता लागू की जिनसे प्रशासनिक विभाजन सरल हुए, सामंती व्यवस्था समाप्त हुई और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिली। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। तो अभी क्या हुआ था, पहले एक राजतंत्र था, उसके बाद उस राजतंत्र से मुक्ति पाकर प्रजातंत्र आया और उसके बाद उस प्रजातंत्र से वापस राजतंत्र आया। फिर भी यहाँ क्या कहा जा रहा है, तो किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। तो क्या कहा जा रहा है कि उन्हें अभी नई आज़ादी मिली क्योंकि पुराने राजतंत्र की जो बातें थी वो समाप्त कर दी गई। तो उन्होंने नई आज़ादी चखी, उन्हें अभी कुछ नया ही मिला। पुराना राजतंत्र ये नहीं था, ये अलग राजतंत्र था, उन्हें नई आज़ादी मिली। ये मुख्य बात है कि उन्हें आज़ादी मिली, इससे पहले वे स्वयं को आज़ाद नहीं मान सकते थे। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बांधने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक, भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। तो नेपोलियन की जो संहिता 1804 में आई थी उससे क्या क्या हुआ,
सबसे पहले तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कुछ लोगों का जन्म अगर अच्छे कुल में हुआ था तो उन्हें अधिक अधिकार मिलते थे, इस बात को समाप्त कर दिया गया। सभी लोगों को बराबर रखा गया। साथ में सामंती व्यवस्था जो वहां चलती थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। किसानों के लिए भी उसने अच्छे कदम उठाए। क्या किया किसानों के लिए? उन्हें पहले तो भूदासत्व से छुटकारा दिलाया। भूदासत्व क्या होता है कि जमीन पर एक किसान को दास बनाकर रखना, उससे उन्हें छुटकारा मिला। साथ में जागीरदारी शुल्क जो किसानों को देना पड़ता था वह भी सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कारीगरों के लिए भी श्रेणी संघों से जो नियंत्रण था वह हटा लिया गया। पहले कारीगरों के जो भी संघ होते थे उन पर काफ़ी नियंत्रण थे, उन्हें काफ़ी रोकथाम कर रखा जाता था, परंतु अब नेपोलियन की संहिता में इस नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुए। यहाँ मुख्य बात क्या है? ये जो 6 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि नेपोलियन की संहिता के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो वह क्या है? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त, सामंती व्यवस्था समाप्त, किसानों के लिए भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क समाप्त, कारीगरों के श्रेणी संघों से नियंत्रण समाप्त और कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया ताकि फ्रांस के हर राज्य को, हर एक इलाके को आपस में जोड़ा जा सके। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। तो फ्रांस में तो सब अलग चल ही रहा था, परंतु जो इलाके जीते थे फ्रांस के अलावा जो थे, जर्मनी हुआ, बेल्जियम हुआ, इटली हुआ, इन इलाकों में अलग सोच थी। फ्रांसीसी शासन इन इलाकों में भी था, परंतु लोगों की प्रतिक्रियाएं यहाँ कुछ अलग थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे होलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मींज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। यहाँ मुख्य लाइन क्या है? फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। तो फ्रांसीसी लोग जब इन शहरों में पहुंचे थे, कौन से शहर हैं? हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के ब्रसेल्स, मींज, मिलान, वार्सा, ऐसे शहरों में जब फ्रांसीसी सेनाएं पहुंची और उन्होंने राजतंत्र की समाप्ति की तो उन लोगों को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों कहा गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। हुआ क्या? शुरू में तो सबको बहुत खुशी हुई कि फ्रांस की सेना वहाँ आई, और फ्रांस की सेना को लाने में मदद किसने की थी? जो विद्यार्थियों के संघ थे और जो उच्च एवं शिक्षित लोग थे उन्होंने क्या किया था? जैकोबिन क्लब बनाए थे। ये आपने पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि उन लोगों ने जैकोबिन क्लब बाकी देशों में भी बनाए थे, परंतु शुरुआत में उन्हें जो खुशी मिली वह बाद में दुश्मनी में बदल गई जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। तो शुरुआत में तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो बनी वो उन्हें अच्छी लगी, परंतु बाद में उन्हें क्या लगा कि ये जो व्यवस्थाएं ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं। उन्हें जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं दिख रही हैं उनसे उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि राज तो आखिर नेपोलियन का ही है, राजा तो एक ही है, और भले ही क्रांति ने फ्रांस में ऐसा किया हो कि चुनाव करने वाले लोग होंगे, परंतु राजतंत्र के साथ यह बात समाप्त हो गई, चुनाव समाप्त हो गए। उल्टा जर्मनी जैसे देशों को क्या करना पड़ा? कर देना पड़ा, अधिक संख्या में
कर देना पड़ा। सेंसरशिप भी बढ़ गई कि आप क्या छाप सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, तो इस बात के आपको अधिकार नहीं थे कि आप कुछ भी छाप सकें या अपनी कोई भी बात बोल सकें। इसके अतिरिक्त बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेनाओं में जबरन भर्ती, तो और यह क्या हो रहा था कि बाकी यूरोप को भी नेपोलियन जीतना चाहता था। इसके लिए वह क्या करता था, फ्रेंच सेना में जो युवा होते थे उनकी भर्ती करता था। मान लीजिए यदि जर्मनी में कई युवा हैं तो उन्हें जबरदस्ती फ्रेंच सेना में डाल दिया जाता था ताकि वे फ्रेंच की तरफ से लड़ें, फ्रेंच सेना का हिस्सा बने और यूरोप के अन्य देशों से भी युद्ध में उनका साथ दें। इन सब से उन देशों का नुकसान हो रहा था और उन्हें फिर नज़र आने लगा कि वास्तविकता में तो यह शासन परेशान करने वाला है। इसके ऊपर एक यह चित्र आपकी पुस्तक में दिया है, यह जर्मनी का है। ज़्वेबक्रेन नामक शहर, जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। तो यहाँ पर ये जो वृक्ष है यह स्वतंत्रता का वृक्ष है। तो पहले शुरू में क्या लिखा, पहले तो ये लिखा गया है कि फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत हुआ, और बाद में यह बताया जा रहा है कि इन्हीं फ्रांसीसियों के खिलाफ स्वतंत्रता की आवाज़ उठी। तो पहले तो ये हुआ कि ये जो फ्रांसीसी लोग हैं वे स्वतंत्रता लाए हैं, और बाद में जब फ्रांसीसियों की व्यवस्थाएं देखी गई तो जर्मन के लोग, इटली के लोगों को लगा कि हमें अब इस फ्रांसीसी राज से स्वतंत्रता चाहिए। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय है फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़्वेबक्रेन शहर पर कब्जा। तो फ्रेंच सेनाओं ने ज़्वेबक्रेन शहर पर अपना कब्जा जमा लिया। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं कैसे ये हैं, नीली, सफ़ेद और लाल रंग के कपड़े पहने हैं। ये जो लोग हैं, ये सब कौन है, ये फ्रांस की सेना है। ये फ्रांस की सेना के लोगों को इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि ये जो सैनिक हैं, फ्रांस के सैनिक हैं, ये एक किसान की गाड़ी छीनते हुए हैं और कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखें तो क्या है, इधर की ओर दिखाया गया है कि ये जो एक फ्रांसीसी सैनिक है वह एक किसान की गाड़ी छीन रहा है, और यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उन्हें फ्रांसीसी सैनिक तंग कर रहे हैं। साथ में आप ये तिरंगा देख रहे हैं ना, ये फ्रांस का झंडा है। तो इससे भी स्पष्ट किया गया है कि परेशान करने वाले फ्रांसीसी लोग हैं। इसके अतिरिक्त एक किसान को क्या है, एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। तो इस चित्र में ये जो वृक्ष है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगा हुआ है, इस वृक्ष पर ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, इस पर क्या लिखा है, इस बोर्ड पर लिखा है कि हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लो, यही आदर्श रूप है। तो यह व्यंग है। हमने क्या देखा था शुरू में, नोट्स में क्या देखा था कि फ्रांसीसी लोग दावे करते थे कि वे यूरोप के अन्य राज्यों को भी राजतंत्र से मुक्त कराएंगे, परंतु वास्तविकता में वे सभी राज्यों को, सभी देशों को जीत रहे थे। उन्हें राजतंत्र से मुक्ति कराने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद बात आई 1813 की। तो नेपोलियन का राज बढ़ता चला गया, परंतु 1813 में नेपोलियन लाइप्ज़िग की लड़ाई हार गया। राइनलैंड का डाकिया लाइप्ज़िग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। ऐसा ये चित्र आपकी पुस्तक में दिया है कि यह एक डाकिया है और यह राइनलैंड का डाकिया है जो लाइप्ज़िग से वापस लौटते हुए सब कुछ गंवा देता है। वास्तविकता में यह कोई डाकिया नहीं बल्कि नेपोलियन का ही एक चित्र है, जिसमें दिखाया गया है कि वह लाइप्ज़िग से हार कर आ रहा है और हर चिट्ठी पर
उन जगहों के नाम हैं जो वह हारता चला गया। तो जब वह 1813 में हारा था तब एक संधि प्रस्ताव नेपोलियन के सामने रखा गया कि वह कुछ देशों को छोड़ दे और अपना फ्रांस में राज बनाए रखे, परंतु वह तब भी रुका नहीं और उसके बाद वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बुरी तरह हार गया और उसके पास फ्रांस के अतिरिक्त जो भी जीते हुए शहर थे वह भी अब नहीं बचे। ये 1815 तक में नेपोलियन की हालत बहुत बुरी हो गई और ग्रेट ब्रिटेन के लोगों ने, और ग्रेट ब्रिटेन की संधि रूस व अन्य देशों से हुई थी, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। 1815 के बाद जो यूरोप की हालत थी वह कुछ ऐसी थी कि ओटोमन साम्राज्य इतने हिस्से में, अधिकांश हिस्से में ओटोमन साम्राज्य था और उसके बाद रूसी साम्राज्य यूरोप में फैला हुआ था। फ्रांस आप यहाँ देख सकते हैं, पहले फ्रांस के पास ये सभी हिस्सा था, परंतु बाद में फ्रांस यहीं तक सीमित रह गया। ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति, उनकी जो रॉयल नेवी थी वह बहुत ताकतवर थी, जिसका सामना फ्रेंच सैनिक नहीं कर सके और इस प्रकार कई अलग अलग साम्राज्यों में यूरोप बट गया, जिनमें मुख्य क्या है, एक तो रूसी साम्राज्य, एक ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य और ग्रेट ब्रिटेन। इस प्रकार यूरोप अलग अलग राष्ट्रों में बट गया। तो यह थी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार की धारणा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्र की सोच कैसे निर्मित हुई। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके अतिरिक्त हमारी वेबसाइट idclasses.com पर आप जाएं, वहां आपको इस पाठ के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य पाठ हैं उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। हम अपनी वेबसाइट लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।